कि जितने भी ब्रिटेन से जैसे राजदूत कहा जाता था, तो राजदूत कहे गए क्या है, तो राजदूत उसी तरह से आज के समय राजदूत कहा जाता है। उस समय जैसे ब्रिटेन से भारत जो चुन कर आए उन्हें क्या कहा गया, हाई कमिश्नर कहा गया। और ध्यान, एक और अगला टॉपिक है, अगला ध्यान दे दें कि नरेश मंडल। नरेश मंडल किसे कहते हैं? नरेश मंडल जो कि भारत जो था, भारत तो जैसे भारत था जो उस समय पाकिस्तान को साथ लेकर चलते हैं हम लोग, तो भारत जो था कि भारत क्या था, भारत जो था एक उपनिवेश था। कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो कि ब्रिटेन को उपनिवेश नहीं थे, जैसे कि दक्षिणी भारत, पंजाब और अन्य क्षेत्र भी ले लें। दक्षिण भारत में पूरी दक्षिण भारत नहीं, जैसे केरल का भाग, तमिलनाडु का भाग, कुछ ऐसे क्षेत्र थे वहाँ पर जो कि वहाँ पर ब्रिटेन के उपनिवेश, ब्रिटेन के अधीन नहीं आते थे, वहाँ प्रत्यक्ष शासन नहीं चलाए जाते थे। तो रजवाड़े जितने भी थे, तो रजवाड़ों का एक समूह बनाया गया, जिस समूह को क्या कहा गया, नरेश मंडल। क्या कहा गया, नरेश मंडल। तो आज के लिए इतना ही। 1919 के भारत शासन अधिनियम में यही हमारे मुख्य प्रावधान थे। और बहुत देख लिए हम लोग कि जो कि वायसराय के कार्यकारिणी में कम से कम 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया, लेकिन जो कि प्रथम सदस्य जो थे क्या थे, सत्येंद्र सिन्हा थे। वो सत्येंद्र सिन्हा 1919 के अधिनियम के तहत नहीं बने थे। और देख लीजिए कि प्रांतीय स्तर और केंद्र स्तर पर द्वैत शासन की विस्तार देख लिया हम लोग, जो कि प्रथम केंद्रीय स्तर पर शुरुआत जो है किसने की थी, लियोनिस कर्टिस ने की थी। और हम लोग देख लिए कि कैसे केंद्र स्तर पर, प्रांत के स्तर पर सब विषयों को विभाजन किया गया, सूचियों को अलग अलग किया गया, और लोक सेवा आयोग की गठन की गई। और संसद कब स्टार्ट किया गया, किस कमीशन के लिए, कमीशन के आधार पर। और ब्रिटेन के हाई कमिश्नर कौन होते हैं, नरेश मंडल क्या था। तो ये समझ लिए। आज के लिए इतना ही। और एक बात और ध्यान दे दें, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ध्यान देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक विस्तार किया जाता है। इसके सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किसके तहत किया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था। 1919 के तहत क्या किया जाता है, इसके तहत विस्तार किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए बस, धन्यवाद। इसको लिख लीजिए। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आप सब, हमारे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो एक बार फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास जितनी चल रही है आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप लोगों को जवाब दिया जा रहा होगा। कोई क्वेश्चन जैसे कि व्हाट्सएप मैसेज किए जाने के क्वेश्चन डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप नंबर है 94 30 81 32 53। इस नंबर पर आप लोग अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं और आपका जवाब भी मिल सकता है वहाँ पर, और मिलता भी है। और साथ साथ आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने बताया था कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 के बारे में जिक्र किए हुए थे। उससे पहले भारतीय शासन अधिनियम 1909 के बारे में जिक्र किए हुए थे, जो कि एक महत्वपूर्ण शासन के रूप, एक अधिनियम के रूप में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे कि महत्वपूर्ण अपने लिए कहें या ब्रिटिशर्स के लिए कहें, उसमें हम लोगों ने प्रावधान देखे थे। उसमें क्या कमियां थी, किस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस अधिनियम को लाया गया था, कहाँ तक आवश्यकताएं पूरी हुई, उस सब हम लोग देख चुके थे। अब जो भारत शासन अधिनियम 1935 आज हम जो पढ़ने वाले हैं, उसको क्यों लाया गया, उस चीज़ की आवश्यकता क्यों देखी गई, इसकी ज़रूरत क्यों थी, उस ज़रूरत को देखते हुए उस समस्या को पूर्ति करने के लिए क्या समस्याएं थी, क्या उद्देश्य था ब्रिटिशर्स द्वारा, उस पूर्ति के लिए क्या लाया गया भारत शासन अधिनियम 1935। इसके पीछे और भी ठोस कारण है कि, और हम बात कर सकते हैं कि क्या है कि और कोई अधिनियम क्या होता है, कोई बदलाव एक उसमें ब्रिटिशर्स के लिए तो होती ही थी, लेकिन जो भारतीय जो थे, भारत के अंदर हो रहे क्रांतिकारी भावना, राष्ट्रवाद की भावना प्रबल रूप से उभर रही थी, उसको भी धीरे धीरे दबाने का प्रयास किया जा रहा था। जैसे कि हमने कल एक एग्जाम्पल के तरफ हमने कहा था कि उबलते हुए दूध में हाथ ना डाला जाए, हाथ डालेंगे तो जल जाएगा। उससे पहले हम उस पर क्या कर दें, पानी का छिड़काव कर दें, तो क्या होता है उसमें उबलन क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। जस्ट ऐसा ही अगर कहें, एक ऐसा ही फार्मूला किसके द्वारा अपनाया गया था, ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया था। जो कि उन लोग क्या करते थे, अगर कोई राष्ट्रवाद की भावना प्रबल रूप से उभर रही है, कोई क्रांतिकारी भावना प्रबल रूप से उभर रही है, तेज से उभर रही है, तो उन्होंने उससे क्या किया, शक्ति से, पावर से या अपने बल के अनुसार उसे दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको अपने एक चालाकी कहें
या उसे अलग अलग प्रक्रियाओं से कहें या अलग अलग अपनी क्षमताओं का प्रयोग करते हुए कूटनीति का प्रयोग करते हुए उसने क्या किया, उसे दबाने का प्रयास किया। जैसे कि अनेक क्रांतिकारी भावना और राष्ट्र की एकता की जो भावना है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, उसे तोड़ने के लिए जैसे एक प्रमुख प्रणाली के रूप में देखे थे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो कि 1909 के अधिनियम में लाया गया था। फिर भी वो जो एकता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना कमजोर नहीं पड़ी, शिथिल नहीं पड़ी, तो अब क्या किया गया, अब 1919 में क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है उसको और विस्तार किया गया कि क्या सिखों को दे दिया गया, ईसाइयों को दे दिया गया, यहाँ तक कि फिर बाद में क्या होता है कि दलित समाजों को भी देने की बात की जाती है। लेकिन वहाँ पर क्या होते हैं कि हम देखते हैं कि गांधी जी आमरण अनशन में बढ़ जाते हैं। जब हम चर्चा करेंगे तो क्या होता है कि एक बहुत हम गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी जब उनके दर्शनों को पढ़ेंगे, उनके विचारों को जब पढ़ेंगे, एक अलग सेगमेंट बनाएंगे। उसमें क्या था कि गांधी जी इतने पॉपुलर थे कि अगर उनके कहने पर, जैसे कि उनकी पॉपुलरिटी की इतनी चर्चाएं थी, एक जैसे आप अम्बेडकर जी का नाम सुने होंगे और गांधी जी। अम्बेडकर जी की जो पत्नी जब वो आमरण अनशन में बैठते हैं तो हमने जो पत्नी अम्बेडकर जी से कहती है कि भले ही कुछ हो जाए, ये जो व्यक्ति है मतलब गांधी जो है वो मरने नहीं चाहिए। मतलब कि इस अधिनियम को, मतलब जो दलितों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो प्रस्ताव लाया गया था, उसे क्या कर दिया जाए, ठुकरा दिया जाए, उसे मना कर दिया जाए। तो जहाँ पर वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था, जो कि जब कहा जाता है कि जब भारत आज़ाद होगा तो वहाँ पर उन समाज के लिए क्या किया जाएगा, आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, अन्य प्रावधान भी किए जाएंगे, जो कि आज तक चलती आ रही है, जो जहाँ तक सही भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं, वो थोड़ा आप अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या होता है, आज हम बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो क्या कहता है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, उनके पीछे लाने के कारण क्या थे। तो हम लोग बताए थे कि संप्रदाय वो अलग थे। जैसे कि हम बताए 1919 में प्रांतों में भी द्वैत शासन देखने को मिले। राज्य स्तर पर प्रांत मतलब राज्य स्तर पर द्वैत शासन देखने को मिला, केंद्र स्तर पर द्वैत शासन देखने को मिला। तो आज हम लोग बात करना कैसे, देखिए क्या क्या प्रावधान थे कि क्या था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, इसे सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली, संघीय फेडरल संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। क्या है संघीय शासन प्रणाली में क्या किया गया, 2 इकाइयाँ थी। संघीय शासन प्रणाली को 2 इकाइयों में बांट दिया गया, एक ब्रिटिश प्रांतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, एक देशी रियासतें। जैसे कि हमने बताया था, जैसे कि कल एक नरेश मंडल शब्द का जिक्र किया हुआ था, नरेश मंडल, जो कि नरेश मंडल एक ऐसा शब्द है, जिक्र किया हुआ था नरेश मंडल की। आखिर नरेश मंडल क्या होता है, जैसे कि हमने क्या कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय शासन प्रणाली देखी गई, जो कि क्या थी, 2 इकाइयों में बटी हुई थी, भारतीय प्रांत मतलब ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें। देशी रियासतें हम उसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत। जैसे कि हमने क्या कहा कि हमने कल एक शब्द जिक्र हुआ था नरेश मंडल। नरेश मंडल हम उस मंडल को कहते हैं जैसे कि जब कोई, जैसे हमने क्या कहा ब्रिटिश भारतीय प्रांत, भारत जो था, जैसे कि हम समझ सकते हैं जो भारत था, पूरे भारत पर क्या था, ब्रिटिशर्स का ही शासन नहीं था। कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पर ब्रिटिश भारतीय रजवाड़ों द्वारा क्या किया था, वहाँ पर अनुशासित या शासन चलाया जा रहा था। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं पंजाब का क्षेत्र या केरल या तमिलनाडु दक्षिणी वाला क्षेत्र, कुछ अंतिम छोट बात कर सकते हैं। ये सब कुछ ऐसी रियासतें थीं जहाँ पर क्या किया जा रहा था, भारतीय, हम उसे वैसे कुछ रियासतें, 500 कुछ रियासतें थीं जो कि भारतीय राजाओं द्वारा चलाया जा रहा था। तो क्या किया गया कि 2 इकाइयाँ थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें। जब क्या किया जाता है ब्रिटिश भारतीय प्रांत को और साथ साथ देशी रियासतों, तो देशी रियासतों को एक साथ मिलाकर एक मंडल बनाया था, राजाओं के एक साथ मिलाकर एक मंडल बनाया जाता है, हम जिसे क्या कहते हैं, नरेश मंडल कहते हैं। कल इस शब्द का जिक्र भी किया हुआ था, नरेश मंडल क्या होता है, राष्ट्रमंडल क्या होता है, हाई कमिश्नर क्या होता है, ये सब क्यों बनाए जाते हैं, कहाँ बनते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, केंद्र में द्वैत शासन, हमने क्या कहा, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई और साथ साथ जितने भी सूचियाँ, जैसे जितने भी विषय थे वो क्या किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। केंद्र के अलग विषय, राज्य के अलग विषय और कुछ ऐसे विषय थे जो कि दोनों लोगों के शासन किया जा रहा था। मतलब दोनों लोग, केंद्र भी उसका अधिकार, उस पर अधिकार बना सकते, जैसे विवाह का,
तलाक का, ये सब क्या है सिविल मामले। तो क्या होते हैं कि ये सब क्या हुए, केंद्र और राज्य की सूचियां अलग अलग कर दी गई, विषय अलग अलग कर दिए गए। एक को कहा गया संघ सूची, एक को कहा गया प्रांत सूची, एक को कहा गया समवर्ती सूची। और संघ सूची में 59 विषय रखे गए और प्रांत सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36। समवर्ती सूची जैसे कि हम लोग आज भी देख लेते हैं, आज भी जो हमारे विषय है, आज भी हम संविधान में देखते हैं, तो भारतीय संविधान में भी क्या होता है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियों में विषयों को विभक्त किया गया है, बांटा गया है। बांटने के साथ साथ एक कहा जाता है कि समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची पर केंद्र का भी कानून बनाने का अधिकार है और साथ साथ राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन ये बात ध्यान रख लें, अगर केंद्र और राज्य दोनों एक ही सूची पर कानून बनाते हैं, मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, विवाह पर कानून बनाया गया, ठीक है। अब विवाह पर कानून एक राज्य ने भी कानून बनाया और केंद्र ने भी। लेकिन अगर देखा जाए, अगर दोनों के बीच शक्तियों का टकराहट होने लगे तो क्या होगा, किसका कानून प्रबल माना जाएगा, केंद्र का कानून जो होगा वो प्रबल रूप से क्या होगा, महत्वपूर्ण और क्या सर्वशक्ति होगा, मतलब कि उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे कारण इसमें संविधान में निश्चित किया गया कि सबसे क्या होगा, केंद्र जो है एक शक्ति, जो भी कानून बनाएंगे एक ही विषय पर, केंद्र और राज्य जब दोनों कानून बनाते हैं मिलकर, तो क्या होते हैं, सबसे एक ही विषय जब शक्तियों को टकराहट होती है, कानून को लेकर शक्तियों को टकराहट होती है, तो क्या होगा, केंद्र के विषय महत्वपूर्ण माने जाएंगे, केंद्र की शक्ति उस पर प्रभावित होंगी। अब देखिए अगला विषय, प्रांतों में द्वैध शासन। हमने क्या समाप्त कर दिया गया, हमने कल पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1919 में पढ़ा था कि जो कि कार्टिस था, जो कि उन्होंने क्या किया, प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत की। और साथ साथ अब क्या किया गया, 1935 में प्रांतों में जो द्वैध शासन थे उन्हें समाप्त कर दिया गया, उन्हें समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के साथ साथ क्या किया गया, अब देखते हैं हम आगे, अब देखिए, और उन्हें स्वायत्त कर दिया गया। अब क्या किया गया, यहाँ पर स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करने के बाद यहाँ पर स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। अब इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए, संघीय न्यायालय के प्रावधान 1935 के तहत किया गया था, लेकिन स्थापना जो है 1937 में की गई। और साथ साथ एक बहुत बड़ा इसमें निर्णय लिया गया था, जो बर्मा, जो आज के समय म्यांमार कहते हैं, जिसे म्यांमार कहते हैं, जिसे हम लोग म्यांमार कहते हैं, आज के समय में उसे म्यांमार कहा जाता है, जो पूर्व में है स्थित भारत के। तो बर्मा जो है उस समय बर्मा के नाम जाना जाता है, आज के समय म्यांमार के नाम जाना जाता है। जो बर्मा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में अलग हो गया। बात समझ आया? क्या कहा गया कि जो भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा क्या होगा, बर्मा जो है मतलब म्यांमार जो है वो भारत से अलग हो जाएगा। लेकिन अलग कब हुआ, 1937 ईस्वी में। बात समझ में? यहाँ पर क्या कहने की बात है, हमने बात कहने की बात ध्यान सुनिएगा। बर्मा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत से अलग हो जाएगा। अलग किससे होगा, 1935 के अधिनियम के तहत, लेकिन कब होगा, 1937 में। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ ध्यान रखिएगा। अलग किस अधिनियम, आप क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत से बर्मा कब अलग हुआ था, 1937 में, लेकिन किस अधिनियम के तहत हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अब देखिए इसमें और कहा गया कि मुद्रा और शाख के नियंत्रण के लिए अब क्या होगा, जब धीरे धीरे क्या होते थे, भारत एक वैश्विक दौर में, वैश्वीकरण में धीरे धीरे क्या होती थी, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक ढांचे के व्यापार को देख रेख करने के लिए, मुद्रा को देख रेख करने के लिए, शाख को देख रेख करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता की पड़ी। तो इस संस्था की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और कोई पूछता है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अब ध्यान में, अब इसके साथ ही दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। आपको लोगों को पता होगा कि हमने क्या कहा, शुरुआत क्लास में कहा कि क्या होता है कि जब 1909 के अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाया जाता है और साथ साथ उसको विस्तार 1919 के अधिनियम तक और उसको बढ़ाया जाता है, और उस राष्ट्रवाद की प्रबल भावना को तोड़ने के लिए ब्रिटिश द्वारा उसे कहा जाता है कि दलितों को भी क्या किया जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत उन्हें भी कुछ अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन क्या होता है, गांधी जी द्वारा आमरण अनशन पर बैठ जाए,
आमरण अनशन कर देते हैं, जिसके तहत इस नियम को अम्बेडकर को फिर से वापस लेना पड़ जाता है। अब उन्होंने इसमें क्या कहा गया कि निर्वाचन की व्यवस्था, अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मताधिकार का विस्तार, जो मत देने वाले लोगों की विस्तार थी वो लगभग उस समय जनसंख्या के अनुसार 10% हो गई, कि 10% बढ़ गई। उसके जितने उस समय की जनसंख्या के अनुसार 1935 जनसंख्या के अनुसार क्या हो गई, 10% बढ़ गई। प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग। देखिए ध्यान रखिएगा, प्रांतीय सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग। मतलब ये कहने के बाद यहाँ पर समझने वाली बात है कि अब जैसे कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और साथ साथ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई 1919 के अधिनियम से। अब लोग इसमें क्या कहा है, जैसे कि हमने कल बताया था 1909 के अधिनियम के आधार पर किस कमीशन के अनुशंसा पर, ली कमीशन के अनुशंसा पर संघीय मतलब लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अब हम बात करने वाली है कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग, और साथ साथ यह भी कहा गया इसमें कि 1935 के तहत, भारत संविधान 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। और साथ साथ अगर कोई संघ लोक सेवा आयोग का हम लोग कहें प्रांतीय लोक सेवा आयोग क्या होंगे, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी संयुक्त लोक सेवा आयोग। बात समझ में आया? देखिए जैसे कि हम बात करें यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई स्टेट है और 2 ए और बी स्टेट हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कह सकते हैं महाराष्ट्र और केरल, 2 स्टेट हैं। अब क्या, अच्छा हम लोग कर दिए इधर मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम, महाराष्ट्र, केरल और मिजोरम स्टेट हैं, महाराष्ट्र, केरल और मिजोरम। तो ये लोग क्या करेंगे, अगर चाहें तो अलग से, मतलब एक अलग अलग क्या करेंगे, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ठीक है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकते हैं, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों को होने के नाते अलग अलग प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कहें तो क्या हो सकता है कि ये लोग चाहें तो क्या करेंगे कि तीनों राज्य मिलकर एक संघीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना, संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना कर सकते हैं, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकते हैं। बात समझ में आया? अगर अलग अलग राज्य प्रांतीय लोक सेवा आयोग कह सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, लेकिन 1 या 2 से अधिक राज्य मिलकर क्या कर सकते हैं, संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना कर सकते हैं। अब अगला प्रावधान है कि जैसे कि अब हम लोग कहते हैं कि भारत जो कि उस समय जो थी विधानसभा थी, विधानसभा में 375 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 375 सदस्य थे। तो 375 सदस्यों में से 250 जो सदस्य थे ब्रिटिश भारतीय प्रांत से थे और 125 जो थे भारतीय रियासत से थे। बात समझ में आया ना? हमने क्या कहा कि जो दो इकाइयाँ थी संघीय शासन प्रणाली की जब स्थापना हुई, 2 इकाइयाँ थी। एक था कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र और देसी रियासतें, मतलब ब्रिटिश भारतीय प्रांत जितने भी क्षेत्र थे जहाँ पर ब्रिटिश का शासन था, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पर भारतीय राजाओं द्वारा शासन चलाया जाता था, उसे हम लोग का कहते हैं देसी रियासतें। तो उनको जो भारतीय रियासतें जो थी, देसी रियासतें जो थी, उनकी सीटें जो विधानसभा में थी 125 थी। वहीं ब्रिटिश भारतीय प्रांत में उनकी सीटें कितनी थी? 250, मतलब 250 थी, 250। अब और एक साथ और यहाँ देखते हैं विधियों की असंगति की स्थिति में हमने क्या कहा, विधियों की केंद्रीय विधि प्रांतीय विधि पर हावी थे। मतलब हमने क्या कहा, जब क्या होता है संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची, हम इसको हम आज के समय में देख सकते हैं। जब क्या होता है किसी विधि को लेकर, किसी भी नियम को लेकर राज्य और केंद्र के बीच टकराहट होती है, तो क्या होता है कि राज्य के ऊपर केंद्र की विधि क्या होगी? हावी होगी। उस केंद्र की विधि को ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व दिया जाएगा। ठीक है, तो वहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर कहने की बात यह भी यही है कि विधियों की असंगति में, मतलब विधियों की टकराहट की स्थिति में केंद्रीय विधि, जो केंद्र की विधि है, प्रांतीय विधि पर हावी होगी। क्या होगी? हावी होगी। और यहाँ पर कहा गया गवर्नर जनरल के सभी मंत्रिपरिषद सलाह पर ही कार्य करता है। गवर्नर जनरल जो था वो जितने भी कार्य थे वो किसके आधार, किसे सलाह पर? मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य कर सकता है। अब हम जानते हैं
गवर्नर जनरल को प्राप्त शक्ति, गवर्नर प्राप्त शक्ति थी। और साथ साथ बता देते हैं हम आप लोगों को, जो गवर्नर जनरल था केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियाँ सीमित थी। केंद्रीय जो विधानमंडल थी, तो अगर गवर्नर की भी शक्ति थी, अगर वो चाहें तो जितने भी 2 या 2 से अधिक जो जनरल गवर्नर जनरल यदि आवश्यक समझे तो दोनों सदनों को एक साथ आहूत कर सकता है। मतलब कि अगर गवर्नर जनरल समझे तो केंद्रीय विधानमंडल और विधान परिषद को एक साथ आहूत कर सकता है, अगर उसी की आवश्यकता पड़ी तो वो अपने जरूरतों के अनुसार। और गवर्नर को प्राप्त शक्ति विवेकीय शक्ति, कुछ विवेकीय शक्ति थी, विशिष्ट उत्तरदायित्व शक्ति, मंत्रिमंडल की सलाह से प्रयुक्त शक्ति। और मंत्रिमंडल हमने क्या कहा, मंत्रिमंडल की सलाह से, मंत्रिपरिषद सलाह से क्या करेगा, कार्य करेगा। और क्या अविशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में अब क्या होता है, कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिस पर कानून नहीं बनाए गए थे। कुछ अविशिष्ट शक्तियों के संबंध में क्या होंगे, गवर्नर जनरल के अंतिम निर्णय होंगे। जो गवर्नर जनरल निर्णय देता है वो क्या होंगे, उसका अंतिम निर्णय, वो सबको मान्य होंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में यही हमारे महत्वपूर्ण। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो कुछ और बातें महत्वपूर्ण देखते हैं। कैसे आपको हम बता दें कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं। संघीय शासन प्रणाली, भारत शासन अधिनियम, संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ दी गई, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इस बात को और ध्यान दें, अभी सिर्फ एक खाका के रूप में दिखाया गया है। जब हिस्ट्री के लास्ट चरण से पहुंचेंगे तो क्या होगा, हम उसमें और एक इस अधिनियम को और जिक्र अच्छे तरह से करेंगे। उस समय गोलमेज सम्मेलन जितने भी होते हैं, जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे जो कि इंग्लैंड में हुए थे, उसकी महत्व क्या थी 1935 के भारत शासन अधिनियम में। क्रिप्स कमीशन, ये सब जितने भी आए उन सब की क्या महत्व थी, आज हम फिर जानेंगे। कैबिनेट मिशन क्या थी, जो कि 1946 में आता है। तो उसी तरह से अब यही बताया गया है, भारत शासन अधिनियम जो है 1935 में क्या क्या प्रावधान थे। तो पहले प्रावधान को जानते हैं कि संघीय शासन प्रणाली की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत, जो कि जितने भी विषय थे, विषयों को 3 भागों में बांट दिया गया, संघ सूची, प्रांत सूची और समर्थित सूची। और ये भी कहा गया कि जो कि विधियों की टकराहट में जब टकराहट होती है केंद्र और प्रांत के बीच, तो क्या होंगे, केंद्र की विधि प्रांत की विधि पर हावी होगी। और साथ साथ बर्मा को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में अलग कर दिया गया और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इससे समझिए इम्पोर्टेंट हम लोग मुद्रा और साख के लिए। और साथ साथ प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, जो कि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन देखने को मिलती थी, अब क्या हो गया, उसे समाप्त कर दिया गया। और संघीय शासन प्रणाली, और यहाँ पर सीटों की विधानसभा और शक्तियाँ गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना था। तो ये हुआ भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि हमारे आज के शासन में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग जैसे जैसे संविधान पढ़ते जाएंगे तब बहुत सारी लगभग 200 अनुच्छेद क्या हुए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाए आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि किससे, भारत शासन अधिनियम 1935 से रिलेटेड होने जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास देखते रहिए और जो भी डाउट हो आप लोग क्वेश्चन भेजते रहिए। आप लोगों को जिस टॉपिक की क्लास चल रही है उसी टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट भी भेजा जा रहा है, डेली 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, उसके अनुसार आप टिक लगाते रहिए। और जो भी क्वेश्चन में भी डाउट हो, आपको अच्छी तरह विश्लेषण थोड़ा विश्लेषण में कमियां हो तो उसे बताते रहिए कि शब्द में दिक्कत हो रही है। जैसे कि हमने शब्द कहा कि जैसे कि आप लोगों को जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, विधानमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, तो धीरे जब आगे हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल क्या होते हैं, उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।